शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की जगह लोकसभा में इन विषयों से संबंधित 3 नए कानूनों का मसौदा पेश किया है। ये तीनों विधेयक अब संसदीय समिति के पास रिव्यू के लिए भेज दिए गए हैं। यह कानून भारत में अपराधों के अभियोजन प्रक्रिया की नींव है, कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि लिखी हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे और सबूत पेश की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगी। गृह मंत्री का कहना है कि यह कानून उपनिवेशवाद की विरासत हैं और इन्हें आज के हालात के अनुकूल बनाया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने वाले बिल में लिखा है कि मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों में देश में हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 नामक विधेयक संसद में पेश हुआ है। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना बताया गया है। कहा गया है कि नए कानून में केस के निपटारे की टाइमलाइन होगी और इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। इन तीनों विधेयकों में मौजूदा तीनों कानून में कई परिवर्तन करने के प्रावधान हैं। इसके तहत राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। मई 2022 में राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब अदालत ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि नए कानून के सेक्शन 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। इसके लिए उम्र कैद या 7 साल की सज़ा के प्रावधान का प्रस्ताव है। मौजूदा राजद्रोह कानून में उम्र कैद या 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। कई अपराधों को जोड़कर न्यूट्रल बना दिया गया है। साथ ही कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इसमें सिंडिकेट क्राइम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बम बनाने को भी अपराध बनाया गया है। हत्या की परिभाषा में 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा जाति या धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है। यह मसौदा आईपीसी के 22 प्रावधानों को नष्ट करने का प्रस्ताव करता है। 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करता है और 8 नई धाराएं पेश करता है। इसमें कुल 356 प्रावधान हैं। इसके अलावा पहली बार कम्युनिटी सर्विस को बतौर सज़ा के शामिल किया जा रहा है। कई अपराधों की सज़ा में भी बढ़ोतरी की गई है। मसलन गैंगरेप के मामले में फ़िलहाल कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 20 साल किया जा रहा है। साक्ष्य कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है। साथ ही गवाह, पीड़ित और आरोपी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके सभी अदालत में पेश हो सकेंगे। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तनों के साथ चार्जशीट दाखिल करने से लेकर जिरह तक ऑनलाइन ही मुमकिन होगी। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। मिसाल के तौर पर सेशन कोर्ट में किसी केस में जिरह पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। इस डेडलाइन को 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अब अदालतों को 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। नए बिल में सर्च के दौरान वीडियोग्राफी का भी प्रावधान है। अपने भाषण के दौरान शाह ने कहा कि यह विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि विधेयक में राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। विधेयक की धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधेयक मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है और इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त करती है। उनके 160 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और 9 नए प्रावधान पेश करती है। विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं।
भारतीय साक्ष्य विधेयक साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है, 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करता है और एक नया प्रावधान पेश करता है। इसमें कुल 170 अनुभाग हैं। इसमें 0 एफआईआर के लिए प्रावधान है। नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 एफआईआर को रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों के भीतर कथित अपराध के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजना होगा। आवेदन के 120 दिनों के भीतर जवाब देने में प्राधिकरण की विफलता के मामले में आपराधिक अपराधों के आरोप सिविल सेवकों पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए मानित मंजूरी, एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, क्रॉस एग्जामिनेशन, अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास होगी। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल की कैद से बढ़ाकर 10 साल की जेल, मृत्युदंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। तीनों विधेयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं। मई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इसके बाद कई रिटायर्ड जजों, वरिष्ठ वकीलों और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने कमेटी को अपने विचार भेजे थे। उनका कहना था कि कमेटी में विविधता का अभाव है और इसे पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा, जहां इन पर बहस होगी और फिर इन्हें पारित किया जा सकेगा। एक बार अंतिम प्रारूप सामने आए तभी पता चलेगा कि इन परिवर्तनों का मौजूदा मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।